नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। आज हम राहु चतुर्थ भाव में इस बारे में चर्चा करेंगे। राहु चतुर्थ भाव में अब चतुर्थ भाव से जो 12वां भाव है, वो तृतीय भाव है। तो तृतीय भाव और चतुर्थ भाव यहाँ पर राहु का होना एक विशेष महत्व रखता है। तृतीय भाव जो है पराक्रम का भाव है। पराक्रम भाव में राहु के रहने से केतु नवम भाव में जाता है। तो उसका एक सीधा-सीधा संकेत ये है कि पराक्रम और नवम भाव जो है धर्म, पराक्रम और धर्म, इन दोनों के बीच एक संतुलन रखना। उसी तरह से जो चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव जो है वो मन और कर्म, चतुर्थ भाव मन है और दसम भाव जो है कर्म है। चतुर्थ भाव में राहु होने से केतु दसम भाव में होगा। तो मन और कर्म, इन दोनों के बीच में एक संतुलन बनाए रखना। जैसे कि चतुर्थ भाव में जब कोई भी ग्रह आता है, तो उसका सीधा-सीधा प्रभाव पड़ता है मन पर। क्योंकि चतुर्थ भाव जो है, वो हमारे मन का स्थान है, हमारे हृदय का स्थान है। कालपुरुष कुंडली के अनुसार भी जो है कर्क राशि यहाँ आती है। कर्क राशि का स्वामित्व जो है वो चंद्र को दिया गया है। चतुर्थ भाव में जो है वो शिव का अधिकार बताया गया है। चतुर्थ भाव जो है वो हमें इंडिकेट करता है टू टू बी अपॉर्च्युनिटी, अर्थात कि अवसर होना, अवसर बनना। और जो 10th हाउस है, वो इंडिकेट करता है टू बी क्रिएटिव, अर्थात कि कुछ गति में आना, कर्म करना। अब चतुर्थ भाव से अगर हम गिने, तो तृतीय भाव जो है उसका 12वां भाव होता है। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि जैसे मान लीजिए कि हम आराम से बैठे हुए हैं और ऐसे में अगर किसी ने आके हमको बोला कि आपको ये काम करने के लिए जाना है, तो उस समय जो वो हमारा आराम है, उसका दुःख खड़ा होगा। अर्थात कि हमारा आराम हमको छोड़ करके और हमको किसी काम के लिए निकलना पड़ेगा, तो हमारा जो कम्फर्ट ज़ोन है, उसमें से हमको बाहर निकलना पड़ेगा। वो भी एक तरह का मतलब कि एक व्यय है, दुःख है। तो चतुर्थ भाव जो है, चतुर्थ भाव में हम मानसिकता, मन के विचार, मन में उठने वाले भाव, इन सब का हम एक निरीक्षण करते हैं। हम कई बार देखते हैं कि सामान्य तौर पर इंसान आपस में एक-दूसरे के साथ जब बात कर रहे होते हैं, किसी की चर्चा कर रहे होते हैं, तो एक वर्ड यूज़ करते हैं या उसकी साइकोलॉजी कैसी है? वो किस तरह से बात करता है? उसकी साइकोलॉजी देखो कैसी है? तो ये साइकोलॉजी क्या है? ये साइकोलॉजी शब्द आया कहाँ से? अब ये जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान के अंदर जो साइक शब्द है, साइक का अर्थ है साउल, आत्मा। और लोगोस एक शब्द है,
लोगोस का जो अर्थ है, वो है विचार करना। मनोविज्ञान के अंदर जो विदेशों में जो भी मनोवैज्ञानिक हुए हैं, एरिस्टोटल हुए, उसके बाद में भी बहुत सारे लोग हुए और अभी आधुनिक मनोविज्ञान में तो बड़े सारे लेखक हैं, जिसमें एक फ्राइड का नाम भी बड़ा फ़ेमस है। तो साइक अर्थात आत्मा और लोगोस अर्थात कि विचार करना। अब ये साइक, आत्मा, लोगोस, विचार करना, ये साइंस ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस है। अर्थात कि हमारा जो भी निष्कर्ष हैं, जो हमारे अनुभव हैं, उसका एक विज्ञान है। और हमारे यहाँ पर जो एस्ट्रोलॉजी है, साइकोलॉजी का अर्थ मैंने बताया कि साइकोलॉजी क्या है। तो साइकोलॉजी जो है वो हमारे कॉन्शियसनेस का एक जो एक्सपीरियंस है, उसका एक साइंस है। तो ये साइकोलॉजी का अर्थ हुआ। और अब हमारे भारत भूमि पर जो एस्ट्रोलॉजी है, तो एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी उससे एक कदम बढ़कर आगे है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का जो निर्माण किया गया था, जो उसकी उपयोगिता है, वो है व्यक्ति की आत्मा का उद्धार करने का एक संपूर्ण शास्त्र और एक संपूर्ण मार्ग। ये अलग बात है कि आज ज्योतिष शास्त्र को बहुत सारे लोगों ने मज़ाक बनाकर रख दिया है। बहुत सारे लोगों का ज्योतिष शास्त्र के ऊपर से विश्वास उठ गया है। ये एक अलग बात है। उसके पीछे लेकिन ज्योतिष शास्त्र जवाबदार नहीं है। ज्योतिष शास्त्र तो अपने आप में एक समंदर है, एक सागर है। इसकी गहराइयों को मापने वाले, गोता लगाने वाले जान पाते हैं। तो ये किनारे पे खड़ा हुआ व्यक्ति समंदर को बेकार कहे, तो वो एक अलग बात है। लेकिन एक गोता लगाने वाला जब अंदर से मोती निकाल कर के लेके आता है, तो उसको उसका मूल्य होता है कि ये समंदर बेकार है या कितना मूल्यवान है, इसके अंदर क्या-क्या कुछ नहीं है और कि कैसी-कैसी इसकी उपयोगिता है। उसी तरह से ये ज्योतिष शास्त्र है। अब हम बात करें 4th हाउस की, तो 4th हाउस से रिलेटेड एक और बात समझने जैसी है कि इंसान कोई अज्ञानी है, तो वो जो उसकी अज्ञानता है, वो गुण शून्यता कहते हैं कि भई वहाँ पर गुण का अभाव है, वहाँ गुण शून्य है वो व्यक्ति। तो गुण शून्यता जो है, वो अपराध नहीं है। हर किसी को ज्ञान पाने का अवसर नहीं मिलता है। कई बार इंसान प्रयास करता है ज्ञान पाने के लिए, किसी तरह की शिक्षा पाने के लिए, अपने आप को शिक्षित करने के लिए, लेकिन उसकी कुछ पारिवारिक परिस्थितियाँ, कुछ आर्थिक परिस्थितियाँ, कुछ सामाजिक परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होती है कि वो अच्छे से ज्ञान प्राप्ति नहीं कर पाता है। लेकिन उसकी जो अज्ञानता है, वो उसका अपराध नहीं है। तो अपराध क्या है? चतुर्थ भाव से जुड़ी हुई स्वार्थवृत्ति, स्वाभाविक संकीर्णता, संकुचितता, ये कह दो कि जो सेल्फ सेंटर्डनेस है, वो अपराध है। व्यक्ति जो स्वार्थ केंद्रित हो चुका है, चाहे वो ज्ञानी क्यों ना हो, कोई बड़ा विद्वान हो, कितना भी महान ज्ञान उसके पास में हो, लेकिन अगर वो सेल्फ सेंटर्ड है, वो सोचता है कि इस ज्ञान का उपयोग सिर्फ़ मैं ही करूँ, इससे मुझे ही कुछ लाभ हो, तो वो अपराधी है। अब आगे हम ये देखें कि जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारी परंपराएँ हैं, उनमें जो पौराणिक कथा कहानियाँ हैं, उसमें देव और दानव, ये 2 शब्द बड़ा ही उपयोग में आते हैं। मैं अपने पिछले कई वीडियो में भी कह चुका हूँ कि देव अर्थात कि गुण, और जहाँ गुणों की उपेक्षा करने वाला जो तत्व है, उसे
हम दानव कहते हैं। अब देव और दानव, तो देव जो है क्या है और दानव क्या है? तो इसका अगर स्पष्ट हम अर्थ समझने की कोशिश करें, तो जो स्वार्थीपन का जुनून है, जो कि मतलब जैसे कोई इंसान है, चाहे वो कितना अमीर है, रईस है, लेकिन उसके अंदर बस एक ही जुनून है कि मेरा मतलब, मेरी इच्छा, मेरा मेरा ही मतलब कहा हुआ माना जाए, या अथवा तो कि मेरे मन के मुताबिक कुछ हो। तो वो जो जुनून है उसका, जो स्वार्थीपन का जुनून है, वो दानव है। और जो एक परोपकार करने का जो साहस है, परोपकार करने के लिए जो व्यक्ति के अंदर एक विशेष प्रबल उत्साह देखा जाता है, तो वो जो है वो देव है। अब हम ये देखें कि जैसे 4th हाउस है, तो 4th हाउस के अंदर जब हम किसी भी ग्रह को देखते हैं, तो हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि ये ग्रह यहाँ पे क्या फल देगा। लेकिन 4th हाउस है क्या? इसको पहले समझना बहुत ज़रूरी है। 4th हाउस से जो पंचम भाव है, 4th हाउस से पंचम भाव जो है, वो है अष्टम भाव। अर्थात कि 4th हाउस से अगर हम गिनना शुरू करें, तो वहाँ से 5वाँ घर जो है वो हमारा अष्टम भाव आता है। पंचम भाव जो है, अर्थात कि च चतुर्थ भाव से जो पंचम भाव है, अष्टम भाव, तो अष्टम भाव जो है, वो चतुर्थ भाव का मस्तिष्क है, उसकी बुद्धि है। अब जैसे कि समुद्र का जो तल है, तो वो अष्टम भाव है, और समुद्र की जो ऊपरी सतह है, जो लहरें हैं, वो चतुर्थ भाव है। अब हम ये देखें कि चतुर्थ भाव जो है, जो चतुर्थ भाव है, 4th हाउस है, उससे जो नवम भाव कौन-सा है? अब चतुर्थ भाव से हम अगर गिनना शुरू करते हैं, तो वहाँ से गिनने पर 12वाँ भाव जो है वो 9th हाउस बनता है। 4th हाउस से गिनने पर 9वाँ भाव जो है, 9th हाउस जो है, वो 12th हाउस बनता है, व्यय का भाव। अब चतुर्थ भाव का भाग्य जो है, वो व्यय भाव है। अब इसको समझने की ज़रूरत है कि हम जो कुछ भी व्यय करते हैं, हमारी व्यय करने की, हमारी खर्च करने की जो क्षमता है, उसके आधार पर ही हम अपने सुखों का या दूसरों के सुखों का आंकलन करते हैं। अगर किसी के पास में बहुत ज़्यादा पैसा है, वो बड़े-बड़े खर्चे करता है, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ लाता है, बड़े मकान खरीदता है, तो बड़े-बड़े मतलब सब खर्चे जो उसके दिखते हैं लग्ज़रियस, महँगे से महँगे कपड़े, गहने-लत्ते, तो ये जो कुछ भी जो वो व्यय करता है, उसके आधार पे हम ये गिनती करते हैं कि ये कितना सुखी है। तो सुख भाव से लेकर के गिनने पर जो 9वाँ भाव आता है, वो व्यय भाव आता है, और व्यय भाव दर्शाता है कि व्यक्ति खर्च कर रहा है, और वो अपने सुखों के लिए खर्च कर रहा है। इसी तरह से चतुर्थ भाव से अगर हम एकादश भाव गिनते हैं, यानी कि 4th हाउस से गिनने लगें, और वहाँ से गिनते-गिनते जब हम 11वें भाव में जाएँगे, अर्थात कि 4th हाउस से 11वें भाव में अगर हम जाते हैं, तो वो आता है 2nd हाउस, हमारी कुंडली का द्वितीय भाव। अब हमारे सुख का जो लाभ है, वो द्वितीय भाव से जुड़ा है, क्योंकि द्वितीय भाव ये बताता है कि हमारा धन संचय कितना है।
हम ज्ञान का संचय कहें, धन का संचय कहें, तो सेकंड हाउस है। तो सेकंड हाउस की जो स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर भी आधार है हमारे फोर्थ हाउस का। अगर सेकंड हाउस अर्थात कि हमारे बैंक में, हमारी जेब में धन की पर्याप्त मात्रा है, तो हम उससे अपनी समस्त इच्छाएँ पूरी करते हैं, उससे हम सुख पाते हैं। तो चतुर्थ भाव से 11वाँ भाव जो है वो सेकंड हाउस है। अब चतुर्थ भाव से जो 11वाँ भाव हम देखते हैं सेकंड हाउस को, तो वो लाभ का भाव गिनते हैं हम। अब अगर धन की बरकत नहीं है, धन है और उसके लिए हमको कोई विपरीत खर्च सामने करना पड़ रहा है, लेकिन वो धन जो है हम अपने सुख के लिए खर्च नहीं कर पा रहे, तो वो हमारे लिए तकलीफ वाला कारण बन जाता है। तो धन का होना और उसका अपने ऊपर खर्च कर पाना, तो ये जो है सुख भाव से 11वाँ भाव जो है हम कहते हैं। अब अगर सेकंड हाउस अच्छी पोज़ीशन में है, सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर अच्छी पोज़ीशन में है और फोर्थ हाउस भी अगर अच्छा है, तो ऐसे व्यक्ति के घर में धन की बरकत होगी। ऐसे व्यक्ति को अपने सुखों को पाने के लिए जो है बहुत लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। वो आराम से उन सुखों को प्राप्त कर सकता है। अब आता है कि फोर्थ हाउस से अगर हम दसम भाव गिनते हैं, तो फोर्थ हाउस से हम गिनते जाएँ तो जो 10th हाउस आएगा वो आएगा हमारा लग्न भाव। अब हमारा जो लग्न भाव आता है, तो लग्न भाव जो है वो शारीरिक श्रम को दर्शाएगा, अर्थात कि हमारे सुख के लिए हमको कर्म करना है। तो उस हमारे कर्म में हमको अपने आप को अर्थात कि हमारे देह को, हमारे शरीर को एक्टिव करना होगा। किसी के मन में परोपकार करने का इच्छा है, उसका मन है कि भई मुझे परोपकार करना है, तो वो जो शारीरिक श्रम करेगा वो परोपकार के लिए करेगा और उससे उसको लाभ होगा, सुख शांति उसको महसूस होगी। उसी तरह से अगर खुद के सुख के लिए व्यक्ति को कमाना है, कुछ भी काम करना है, तो उसको शारीरिक श्रम करना पड़ेगा, अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तो उससे उसको लाभ होगा, उसको सुकून मिलेगा। ये तो रहा चतुर्थ भाव का एक संक्षिप्त विवरण। अब हम आते हैं कि चतुर्थ भाव में राहु, चतुर्थ भाव में राहु की महिमा कुछ अधिक ही है। चतुर्थ भाव में राहु जब होता है, तो उसके बारे में कई तरह का भय पैदा किया जाता है। कई विद्वान लोग बोलते हैं, "अरे! तुम्हारा तो 4th हाउस में राहु आ गया है, ऐसा हो जाएगा, तैसा हो जाएगा।" और अगर चतुर्थ भाव से लेकर दसम भाव तक के बीच में ही सारे दूसरे भी ग्रह आ गए, तो भी बोले काल सर्प योग हो जाएगा, ये हो गया, ये सब दुःख खड़ा करेंगे। अच्छा, काल सर्प योग के बारे में मैं एक और विशेष बात बताना चाहूँगा कि ये काल सर्प शब्द आया कहाँ से? तो देखिए जब अमृत मंथन हुआ और जब राहु का शीश कटा, तो वो शीश जब कटा, तो एक देह का 2 भाग हुआ। अब 2 भाग जो हुए, तो उस समय में कहा गया कि राहु और केतु का जन्म हुआ। तो राहु और केतु का जो जन्म हुआ, तो उस समय जो है राहु भरणी नक्षत्र में उसका जन्म नक्षत्र कहा जाता है और केतु का जो है जन्म नक्षत्र वो आश्लेषा नक्षत्र कहा जाता है।
तो भरणी नक्षत्र का जो देव है वो काल है और आश्लेषा जो नक्षत्र है उसका जो देव है वो सर्प है। तो राहु का नक्षत्र का जो देव है वो काल है और केतु का जो नक्षत्र का देव है वो सर्प है। इन दोनों को जोड़ करके काल सर्प योग बन गया है। काल सर्प योग के बारे में तो फिर बाद में हम बात करेंगे। अभी हम 4th हाउस में राहु के बारे में हम बात करते हैं। 4th हाउस में जब राहु होता है तो वो चंद्र के घर में है। कालपुरुष कुंडली के हिसाब से वो चंद्र का घर है और कालपुरुष कुंडली का मन भी वही है और प्रत्येक मनुष्य के लिए जो जन्म कुंडली का निर्माण होता है तो उसमें चतुर्थ भाव जो है वो मन का ही कहा जाता है। अब ये मन की माया तो बड़ी अपरंपार है, आप और हम सभी जानते हैं। चतुर्थ भाव में राहु को लेकर के मैं एक शेर बताता हूँ। वो ये है कि एक गज़ल है और जिसके कुछ पंक्तियाँ हैं और उस पर मतलब कि वो कई पिक्चरों में भी वो एक पिक्चर में भी उसको यूज़ किया गया है। तो वो है कि भई कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमाँ नहीं मिलता, तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार ना हो, इसकी उम्मीद है जहाँ वहाँ नहीं मिलता। तो राहु का जो है एक यही किस्सा है। 4th हाउस में राहु और 10th हाउस में केतु। राहु 4th हाउस में होने से व्यक्ति के अंदर एक विचित्र सी उद्विग्नता देखने को मिलती है। बस वो उद्विग्नता उसकी स्पष्ट नहीं होती कि उसे पाना क्या है? और 4th हाउस में राहु को लोग खराब बोलते हैं कि 4th हाउस में राहु अच्छा नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 4th हाउस में ही राहु था जिन महात्मा के, वो रामकृष्ण परमहंस, उनके भी 4th हाउस में ही राहु था। 4th हाउस में राहु जो है वो प्लेटोनिक लव देता है। प्लेटोनिक लव का अर्थ होता है कि एक आध्यात्मिक प्रेम। रामकृष्ण परमहंस का जो आध्यात्मिक प्रेम था, जो महाकाली माता के प्रति उनका जो प्रेम था, वो हम सब जानते हैं। आज रामकृष्ण परमहंस और उसके बाद में उनके जो शिष्य विवेकानंद स्वामी, तो उनसे कोई अपरिचित नहीं है। 4th हाउस जो है, वहाँ से जैसे मैंने बताया कि अगर हम पंचम भाव गिनते हैं तो वो 8th हाउस होता है। तो उसी तरह से जब हम 8th हाउस से गिने तो 8th हाउस से गिनने पर चतुर्थ भाव जो है वो नवम भाव है। 8th हाउस से अगर हम गिनते हैं तो जो नवम भाव आता है वो चतुर्थ भाव आता है। 8th हाउस के बारे में तो हम बाद में कभी चर्चा करेंगे ही आगे। लेकिन यहाँ 4th हाउस और 8th हाउस का जो क्या संबंध है, वो एक समझने जैसा है। 4th हाउस जो है वो एक राहु को लिए हुए एक बंधन का संकेत करता है। चंडी पाठ के अंदर जो लोग भी चंडी पाठ कभी पढ़ते होंगे या कभी चंडी पाठ उन्होंने कहीं सुना होगा, तो वो कीलन, उत्कीलन, ये 2 शब्द उसमें सुनने में आते हैं। कीलन का अर्थ होता है बाँधना और उत्कीलन का अर्थ होता है कि छोड़ना, छुड़ाना। राहु जो है 4th हाउस में होता है, तो वो कीलन का संकेत देता है और वो
बताता है कि इस किलन का उत्कीलन करना है। अर्थात कि ये जो बंधन लेकर के व्यक्ति जन्मा है, इस बंधन से मुक्त होने के लिए उसको प्रयास करना है। अब उस बंधन से जो मुक्त होना है, उस बंधन से मुक्त होने के लिए जो उसको प्रयास करना है, बस उसकी दिशा उसकी स्पष्ट नहीं होती है। दिशा स्पष्ट ना होने के कारण क्या होता है कि 4th हाउस में राहु वाला व्यक्ति, वो एक के बाद एक इच्छाएँ बनाता जाता है, इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करता है, कई प्रकार का भोग भोगता है और फिर भी वो तृप्त नहीं होता है। तो 4th हाउस जो है वो कहते हैं कि बॉर्न टू ब्रेक ओन माइंडसेट, अर्थात कि वो अपने खुद के माइंडसेट को तोड़ने के लिए वो राहु को 4th हाउस में लेकर के आया है। जो माइंडसेट उसका अंतरात्मा से जुड़ा हुआ है, जो पिछले जन्म के कर्मों की एक लालसा जो आज तक उसके ऊपर हावी है, उसकी आत्मा पर जो वो एक दाग लगा हुआ है अथवा तो कि जो एक बोझ है, उस बंधन को हटाना है और उस बंधन से उसको मुक्त होना है। अब यहाँ आता है कि जब वो कई तरह की भोग भोगता है, कई तरह की उसकी इच्छाएँ पूरी करने की कोशिश करता है, कामयाब होता है, लेकिन उसके बाद भी वो तृप्त क्यों नहीं होता? उसकी इच्छाएँ बढ़ती जाती है। हकीकत में क्या है कि उसकी इच्छाएँ बढ़ती जाती है ऐसा नहीं है, वो इच्छाएँ बनाता है। मैं ये करके देख लूँ शायद मुझे सुकून मिल जाए, मैं वो करके देख लूँ चाहे शायद मुझे कुछ सुकून मिल जाएगा। जो सुकून पाने की जो उसकी इच्छा है, जो मन के अंदर, जो उसके हृदय में जो ये सुकून पा लूँ, इस तरह का कुछ एहसास कर लूँ, इस तरह का अनुभव प्राप्त कर लूँ, ये जो इच्छा है, ये उसकी निरंतर चलती रहती है। क्यों चलती रहती है? क्योंकि जो भी इच्छा पूरी होती है, वो इच्छा पूरी होने के बाद में भी वो तृप्त नहीं होता है। तृप्त ना होने की वजह से फिर वो नई इच्छा का निर्माण करता है कि चलो इसमें तो कुछ मज़ा नहीं आया, कुछ और करके देख लेते हैं। तो ये जो हलचल है उसके मन की, ये ठीक उसी तरह से है जैसे कि समुद्र की ऊपरी सतह पर जो लहरें उछलती रहती है। अब समुद्र की ऊपरी सतह पर जो लहरें उछलती है, उसके पीछे एक कारण है समुद्र का तल, अर्थात कि 8th हाउस व्यक्ति का अंतर्मन। मन जो है वो 4th हाउस है और जो अंतर्मन है, वो 8th हाउस है। 8वाँ भाव जो है वो व्यक्ति का अंतर्मन है। तो ये जो अंतर्मन है, इस अंतर्मन से जो तरंगे उठती है, अंतर्मन जो है 8th हाउस जो है, वो हमारे पिछले जन्म के किसी रहस्य को लिए हुए है, किसी अतृप्त इच्छा को लिए हुए है। उस अतृप्त इच्छा को पूरी करने के लिए वो अननोन इंडिकेशन 4th हाउस में भेजता रहता है और अंतर्मन जो है 8th हाउस है, वहाँ से गिनने पर जो 9th हाउस आता है, वो आता है 4th हाउस। तो अंतर्मन का जो भाग्य है, अर्थात कि 4th हाउस, तो अंतर्मन जो भी संकेत भेजता रहता है, उससे 4th हाउस में हलचल पैदा होती है। क्योंकि अंतर्मन अपने भाग्य का पूरा उपयोग करना चाहता है। वो चाहता है कि इसी जन्म में मेरी जो इच्छा है वो पूरी हो जाए। तो वो 4th हाउस को कुछ न कुछ डिस्टर्ब करता रहता है। उससे 4th हाउस के अंदर वाइब्रेशंस पैदा होते हैं, तरंगे पैदा होती है, कई तरह के विचार पैदा होते हैं और उसको वो एडॉप्ट कर ले व्यक्ति। तो राहु जो है
एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक इच्छाएँ जो पूरी करता जाता है और फिर अंत में लगभग राहु सफल भी होता है। इस बात को समझ पाने में कि आखिर वो कौन-सी वजह है कि जिस वजह से मेरे मन में इतनी हलचल मची हुई है। 8th हाउस से जो भी संकेत 4th हाउस में मिलते हैं, उसको अगर भली-भाँति कोई समझ सकता है, तो वो राहु ही है। लेकिन राहु का अब यहाँ पे 2 पहलू खड़े होते हैं। एक है राहु का नेगेटिव और एक है राहु का पॉज़िटिव होना। राहु का नेगेटिव होने का अर्थ ये है कि राहु का किसी ऐसी राशि में जाना कि उस राशि का स्वामी राहु से शत्रुता रखता हो। राहु का इस ऐसे किसी नक्षत्र में होना कि उस नक्षत्र का स्वामी राहु की जो मेंटालिटी है, उससे विरोधी मेंटालिटी का हो। तो यहाँ पर हमको राहु की नेगेटिविटी क्या है? कि अगर राहु नेगेटिव है, तो उसको हम किस तरह से पहचानेंगे? 4th हाउस का राहु नेगेटिव है, तो उसका क्या लक्षण है? किस तरह से हम जानेंगे? तो 4th हाउस का जो राहु है, उसको अगर हम समझने की कोशिश करें, तो जैसे 4th हाउस में नेगेटिव राहु इंसान को शंकाशील बनाएगा, उसके मन में हमेशा संशय रहेगा, दुविधा रहेगी। ये काम करूँ, ना करूँ, करूँगा तो सफल होऊँगा कि नहीं होऊँगा? कुछ ऐसे विचारों को करके कई बार तो वो प्रयास भी नहीं करता है। राहु कारण ढूँढता है। चतुर्थ भाव में राहु अगर नेगेटिव हो, तो व्यक्ति खुद कारण ढूँढता है अपने आप को डराने का। अरे नहीं, नहीं ऐसा करेंगे तो अपने फँस जाएँगे। अरे नहीं, नहीं ऐसा करेंगे तो अपने को तकलीफ़ होगी। नहीं, नहीं जो कुछ भी है वो भी चला जाएगा। हमारी मेहनत बेकार जाएगी। सामने वाला अगर बेईमान निकला तो? सामने वाले ने हमारी बात नहीं मानी तो? तो ये जो नेगेटिव पहलू हैं, वो बताते हैं कि राहु यहाँ नेगेटिव है। दूसरा ये है कि व्यक्ति के अंदर संकीर्णता होती है, बहुत ही संकुचित दिमाग का होगा। व्यक्ति की अच्छी क्षमता है, तो वो दूसरों पर तो ठीक, अपने आप पर, अपने परिवार पर भी वो खुल कर के खर्च नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति कई बार खुद ही अपने और अपने साथ में जो रहे लोग हैं, उनके विनाश का कारण बन जाता है। जंगल में एक विशेष प्रकार की बेल पाई जाती है, जो बड़े घने जंगलों में होती है। उस बेल का नाम है अमर बेल। अमर बेल की एक खासियत है कि अमर बेल जो है, वो किसी भी पौधे से लिपट जाए या किसी वृक्ष से लिपट जाए, तो वो उसको सुखाना शुरू कर देती है, उसको सुखा देती है। और अमर बेल जहाँ पर भी उगी है, अगर उसके आस-पास में कोई पौधा या कोई पेड़ नहीं है, तो फिर वो अपने खुद की जड़ से लिपट जाती है और वो अपने आप को सुखा देती है। तो ये अमर बेल का जो उदाहरण मैं दे रहा हूँ, ये नेगेटिव राहु पर एकदम फिट बैठ रहा है। जो नेगेटिव राहु है, ऐसा व्यक्ति उसके साथ में रहे लोगों को
और अगर उसके साथ में कोई नहीं है, तो फिर वो अपने आप को विनाश की ओर ले जाता है। नेगेटिव होता है जब राहु 4th हाउस में, तो व्यक्ति का एक विचित्र स्वभाव देखने को मिलता है। छोटी-छोटी बातों में भी वो दोनों तरफ की कमांड अपने हाथ में रखना चाहता है। जैसे कि अगर ये कहें कि भई चित भी मेरी और पट भी मेरी, प्लस भी मेरा और माइनस भी मेरा। तो ये चीज़ जो है, ये एक उसका नकारात्मक पहलू है। ऐसे व्यक्ति की अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्त यारों से, अपनी जाति वालों से, उसकी खुद की तो बड़ी अपेक्षाएँ रहेगी कि सब मेरे लिए ये करें, मेरे लिए ये करें और वो खुद कभी किसी के लिए भी कुछ करना नहीं चाहेगा। तुरंत जवाब देगा, मैं क्यों करूँ? मैं किसके लिए क्यों कुछ करूँ? इतना ही नहीं, हर काम में जो भी कोई काम अगर वो व्यक्ति करने निकलेगा, उस काम में चाहे उसकी कोई योग्यता बराबर हो, ना हो, लेकिन वो ये समझेगा कि बस मैं इस काम का एक मार्तंड हूँ, मैं एक सेलिब्रिटी हूँ। मैं अगर कहीं जाकर खड़ा होता हूँ, अगर भले वो सामान्य कोई एम्प्लॉयी भी होगा, एक सामान्य सा एम्प्लॉयी भी अगर वो होगा, तो वो अपनी फैक्ट्री, मिल, कारखाना या जो भी उसका यूनिट है, जहाँ वो काम करने जाता है, वहाँ पर जा कर के भी वो ऐसी आशा रखेगा कि लोग मुझे बड़े अधिकारी के तौर पे और मुझे किसी बड़े सेठ के तौर पे सम्मान दें। तो ये एक उसका नेगेटिव पहलू है कि व्यक्ति है एक सामान्य आदमी और बिना कोई विशेष कर्म किए, बिना कोई अपना प्रभाव बढ़ाए, वो विशेष सम्मान का आग्रही रहेगा कि मुझे विशेष ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो ये एक नेगेटिव पहलू है राहु के 4th हाउस में होने का। राहु 4th हाउस में जब नेगेटिव होता है, तो व्यक्ति की एक बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि वो बड़ी लंबी उम्र तक काल्पनिकता और वास्तविकता, इन दोनों में वो सहजता से भेद नहीं कर पाता है। उससे बात करने वाले लोगों को उससे बात करने वाले अगर कोई सामान्य से सामान्य कक्षा के भी लोग होंगे, तो वो भी समझ जाएँगे कि ये व्यक्ति कुछ तरह का कोई पागल है कि क्या है। तो ये एक सनक होती है। सनक जो है ये एक तरह से ये कह सकते हैं हम कि स्किज़ोफ्रेनिया ऑफ सेल्फ सेंटर्डनेस, यानी व्यक्ति अपने आप में इतना आत्म केंद्रित होता है कि वो एक तरह की उसकी एक मानसिक बीमारी बन जाती है। ऐसा व्यक्ति किसी भी तरह के कार्य में समर्पित नहीं हो पाता है, क्योंकि बिना कोई अच्छा परफ़ॉर्मेंस दिए, बिना किसी तरह का कोई विशेष कार्य किए, वो पहले से ही अपने आप को एक विशेष अव्वल दर्जे का कोई जैसे कोई महान व्यक्तित्व है, वो इस तरह का मान चुका है। अब जो व्यक्ति अपने आप को इस तरह का मान चुका है, तो वो किसी काम में कुछ अच्छा बेटर परफ़ॉर्म करने का कोई इस तरह का भाव वो व्यक्त नहीं कर पाएगा। अब हकीकत ये है कि व्यक्ति यहीं पर चूक कर जाता है, लिंक नहीं कर पाता है अपने आप को। वो इस बात से लिंक नहीं कर पाता है कि मेरे अंदर जो एक विशेष इच्छा है, विशेष बनने की, तो उस विशेष बनने के लिए मुझे क्या विशेष कार्य करना चाहिए, बस उसका वो चुनाव नहीं कर पाता है। अपने आप को विशेष बनाना है,
उसको अपने आप को एक रिस्पेक्टिव पर्सन बनाना है। लेकिन उस रिस्पेक्टिव पर्सन बनाने के पीछे उसको किस डायरेक्शन में जाना होगा, उसके लिए उसको क्या प्रयास करना होगा और किस हद तक प्रयास करना होगा, इसका वो सही आकलन नहीं कर पाता है। ये जो है 4th हाउस का एक नेगेटिव पहलू है। हम जब अपनी मानसिकता का अध्ययन करना शुरू करेंगे, तो हमें अपने प्लस पॉइंट और अपने माइनस पॉइंट, उन दोनों का कुछ-कुछ तो ख़्याल आने ही लग जाएगा। लेकिन 4th हाउस में राहु होने से ये एक बड़ी समस्या होती है कि इंसान अपने आप को गहन अध्ययन से जोड़ नहीं पाता है। और अगर हम देखें तो गूढ़ ज्ञान जो है, गहन ज्ञान जो है, उसका भाव है अष्टम भाव। और अष्टम भाव से अगर हम गिनते हैं तो जो नवम भाव बनता है वो चतुर्थ भाव बनता है। तो चतुर्थ भाव जो है, जब वहाँ पर अर्थात कि 4th हाउस में जब राहु हो, तो ऐसा व्यक्ति अगर अपने आप में किसी ज्ञान विज्ञान से जुड़ने की कोशिश करे, किसी ज्ञान में अपना कोई अध्ययन कार्य चालू करे, तो ऑटोमैटिकली उसका जो अष्टम भाव है, वो उसको ज्ञान संबंधी संकेत भेजना शुरू करेगा। क्योंकि चतुर्थ भाव से गिनने पर वो पंचम भाव बनता है। और गूढ़ ज्ञान का जो भाव है, ओकल्ट साइंस का जो भाव है, जो भी विशेष ऐसी जानकारियाँ पाने का जो भाव है, जो व्यक्ति को विशेष सिद्धि प्राप्त कराती है, तो उसका जो भी सारा एक गुप्त छुपा हुआ जो हिडन नॉलेज है, वो 8th हाउस है। तो वहाँ से चतुर्थ भाव को बेनिफिट मिलता है। लेकिन चतुर्थ भाव में एक ये अभ्यास की वृत्ति, एक समर्पण की वृत्ति का विकसित होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि 4th हाउस अगर पॉज़िटिव है, अर्थात कि 4th हाउस में राहु अगर पॉज़िटिव है, तो वहाँ क्या फल मिलेगा? 4th हाउस में राहु अगर किसी मित्र ग्रह के नक्षत्र में है या मित्र ग्रह की राशि में है, तो वहाँ से कुछ विशेष सिद्धियाँ इंसान को प्राप्त होती है। 4th हाउस में राहु जब नेगेटिव होता है, तो 20% डिसीज़न इंसान के सही होते हैं, लेकिन 80% डिसीज़न जो है इंसान के गलत होते हैं। और 4th हाउस में जब राहु पॉज़िटिव होता है, तो ऐसे व्यक्ति के 80% डिसीज़न राइट होते हैं और 20% डिसीज़न जो हैं उसके रॉन्ग होते हैं। लेकिन जैसा कि राहु जो है नैसर्गिक अशुभ ग्रह है, तो इसका भी कोई इम्पैक्ट तो होगा ही। तो उसका एक इम्पैक्ट ये है कि पॉज़िटिव राहु 4th हाउस में लिया हुआ व्यक्ति, वो जिस किसी को भी सलाह देगा कि तुम ऐसे नहीं, तुम ये करो, तो पहली बात तो है कि सामने वाला उसको सिंसियरली नहीं लेगा। वो कई गलतियाँ करने के बाद में फिर वो सोचेगा कि हाँ, मेरे को तो उस व्यक्ति ने बताया था, वो बहुत सही बोल रहा था। मैं तो उसको ऐरा-गैरा समझ के आ गया, लेकिन वो तो बड़ा सही बता रहा था। तो 4th हाउस में जो पॉज़िटिव राहु है, उसका भी एक अपना एक नैसर्गिक जो अशुभता है, वो इस तरह से उसकी झलकती है। लेकिन 4th हाउस में जो पॉज़िटिव राहु है, वो जो भी डिसीज़न्स लेता है,
और उन डिसीजंस को जो कोई भी व्यक्ति अच्छी तरह से सुनते हैं, मानते हैं, तो उनको बड़ा लाभ होता है उससे। अच्छा, 4th हाउस में राहु की जो पॉज़िटिव पोज़ीशन है, उससे व्यक्ति को खुद को बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हो पाता है। उसके पीछे का कारण है कि 4th हाउस जो है, वो 5th हाउस से गिनने पर 12वाँ भाव है। यानी व्यक्ति की अपनी खुद की बुद्धि से वो अपने खुद के लिए जो कुछ भी सोचता है, उसमें उसको मिश्र फलों की प्राप्ति होती है। थोड़ा बहुत शुभ फल भी मिल गया, तो उसमें भी किसी न किसी तरह की कुछ कमी ज़रूर रहेगी। उसके पीछे का कारण है कि व्यक्ति ने पिछले जन्म में बुद्धि का किसी न किसी तरह से कोई गलत उपयोग किया है और उसके दंड के स्वरूप में उसको इस जन्म में 4th हाउस में राहु मिला है। अब ऐसे व्यक्ति की सज़ा यही है कि वो दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करे, दूसरों को अच्छा मार्गदर्शन दे, दूसरों के लिए कुछ अच्छा सोचे। तो ऐसे व्यक्ति को दूसरों के जीवन में दिए गए डिसीजंस, एडवाइस से दूसरों को लाभ मिलेगा और उसको अपने आप को भी लाभ मिलेगा। व्यक्ति को जो 4th हाउस में राहु अगर पॉज़िटिव है, तो ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के लिए कुछ अच्छी बातें सोचेगा, कुछ लोगों को अच्छी बातें बताएगा, तो उनको बताने का जो उसका कर्म है, उससे उसको लाभ होगा। 4th हाउस के अंदर जब राहु पॉज़िटिव हो, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान की ओर, ओकल्ट साइंस की ओर उसकी विशेष रुचि देखने को मिलेगी। वो किसी न किसी तरह की कोई भी धार्मिक जो संस्थान है, उनसे वो जुड़ने की कोशिश करेगा, जुड़ा हुआ रहेगा और उसकी एक और विशेषता रहेगी कि वो दूसरों के लिए मेहनत करने के लिए तैयार हो जाएगा। 4th हाउस में राहु की अच्छी पोज़ीशन हो, तो ऐसा व्यक्ति खुद कष्ट उठा लेगा, लेकिन वो दूसरों को कष्ट देने से बचेगा। और ऐसा व्यक्ति देखा गया है कि वो कई बार कई तरह के अपमानों को भी सह लेगा, लेकिन वो सामने किसी का बहुत जल्दी अपमान नहीं करेगा। किसी को जानबूझकर नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेगा। और वो जो सहन शक्ति उसके अंदर एक विशेष देखने को मिलेगी। लेकिन ये भी एक बात है कि 4th हाउस में राहु वाला व्यक्ति बड़े लंबे समय तक किसी बात को सहन करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। लेकिन फिर कभी ऐसा होगा कि जब वो उसकी बर्दाश्त कम हो जाएगी, बर्दाश्त खत्म हो जाएगी, तो उस समय फिर वो सीधा ज्वालामुखी की तरफ हटेगा। 4th हाउस का जो राहु है, पॉज़िटिव है, तो ऐसा व्यक्ति लंबे समय तक कोई रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन जब वो रिएक्शन करेगा, तो किसी तरह के कोई बम का विस्फोट होता है, इस तरह का उसका रिएक्शन होगा। तो वो भी एक तरह का थोड़ा-सा कष्टदायी हो जाता है व्यक्ति के लिए, क्योंकि लंबे समय की यातना वो सहन करता है, कि जाने दो, लेट गो करो, नहीं बोलना, छोड़ो, क्या बताना, क्या करना, जाने दो। ये चीज़ें जो होती है, पॉज़िटिव राहु वाले व्यक्ति के अंदर 4th हाउस में देखने को मिलती है। ऐसा व्यक्ति
अपने लिए, अपनी रुचि के हिसाब से जो भी कोई काम चुनता है, तो उसके अंदर वो बड़ा संलग्न रहता है। उसको उसमें बड़ा आनंद आता है। उस आनंद से उसको कोई लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको उसकी कोई परवाह नहीं होती है। बस उसको मज़ा आ रहा है। उसको मज़ा आ रहा है, वो इसीलिए उसमें एकदम मग्न है। 4th हाउस का जो राहु है, वो अपने आप को एक तरह से एक नशे में, एक प्रवृत्ति में, एक तरह का जो डेप्थ है किसी भी चीज़ की, वो अपने आप को वहाँ पर हमेशा बनाए रखने की कोशिश करता है। 4th हाउस में जो राहु है, वो एक बंधन का संकेत करता है। लेकिन वो बंधन जो है, वो बंधन उसके किसी दूसरे बंधन को खोलने का कारण होता है। यानी व्यक्ति की कोई ऐसी प्रवृत्ति कि जिसको वो छोड़ नहीं सकता, जिसके सिवा उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं है। तो वो जो उसकी दिशा है, वही दिशा जो है उसी में वो आगे बढ़ते-बढ़ते उसका जो समय निकलता है, तो उस समय का भुगतान करने के बाद में वो अपने पिछले किसी कर्म के बंधन से वो अपने आप को मुक्त कर लेता है। राहु और केतु की उत्पत्ति जो है, उसके पीछे के जो मुख्य तत्व हैं, वो 3 हैं। एक है सूर्य, सूर्य अर्थात कि आत्मा, और दूसरा है चंद्र, चंद्र अर्थात कि मन। और हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के इर्द-गिर्द चंद्रमा घूमता है। तो पृथ्वी जो है, वो हमारा शरीर है, तन है। सूर्य, आत्मा, चंद्र, मन और पृथ्वी अर्थात कि हमारा शरीर, हमारा तन। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, इन तीनों चीज़ों के, इन 3 तत्वों के जो भी समीकरण हैं, उसके कारण ही राहु और केतु की उत्पत्ति हुई है। हमारा शरीर, हमारी आत्मा और हमारा मन, इनके ही कोई कार्य हैं, उन कार्यों से कई नए कारण पैदा हुए, उन कारणों से फिर कोई नए कार्य पैदा हुए। तो इस तरह से राहु और केतु की उत्पत्ति होती है। अब हम ये सोचें कि राहु और केतु से मुक्ति इंसान को कब मिलती है? तो राहु केतु की जो बंधन है, इनसे मुक्त होने का अर्थ है कि हमने अपने सारे जो भी ऋणानुबंध हैं, वो समाप्त कर दिए। हमारे जो कार्य हैं, वो कार्य समाप्त हो गए। जिन कारणों की वजह से हमको जो कार्य करने पड़े हैं, वो कारण भी समाप्त हो गए। कार्य और कारण जब दोनों ही समाप्त हो जाते हैं, तो हमारी जो आत्मा है, वो पूर्ण रूप से पोषित हो जाती है, स्वस्थ हो जाती है। हमारे जो ऋणानुबंध हैं, वो हमारी आत्मा की एक बीमारी है, एक रोग है, और जब वो ऋणानुबंध समाप्त हो जाते हैं, तो हमारी जो आत्मा है, वो फुली नरिश्ड हो जाती है, पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है।
तो ये जो है राहु और केतु, ये अपने आप में जो बंधन दर्शा रहे हैं, लेकिन हकीकत इसके विपरीत है। हम जिनको ताला समझ रहे हैं, वो हमारे जो कुछ ताले ऐसे हैं, उनको खोलने की चाबियाँ हैं ये। राहु और केतु, ये हम इनको ताला समझ रहे हैं, लेकिन ये ताले नहीं हैं, ये हमारी चाबियाँ हैं, जो किसी ताले को खोलने के लिए हमें प्राप्त हुई है। 4th हाउस में राहु जब भी आता है, किसी की भी कुंडली में अगर 4th हाउस में राहु है, तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसको सिर्फ़ ये देखना है कि मुझे अपने राहु को किस तरह से हैंडल करना है। अगर मेरी संकुचितता है, मैं स्वार्थ लोलुप हूँ, मैं संकीर्ण दिमाग का हूँ, तो मुझे उससे बचने की कोशिश करनी है। तो राहु के कारण राहु का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, उसको ख़त्म कर देना है। जब राहु के नेगेटिव इम्पैक्ट को आप ख़त्म करोगे, तो ऑटोमैटिकली राहु पॉज़िटिव हो जाएगा। अब राहु पॉज़िटिव होता है, तो उसका भी अपने कुछ कष्ट हैं। कष्ट क्या हैं उसके? कि जैसे कोई व्यक्ति है, सारी ज़िंदगी उसने किसी तरह की दुःख तकलीफ़ों को सहन किया, अपने परिवार के लिए, जो अपने प्रियजन हैं उनके लिए, या अपने लक्ष्य के लिए, किसी भी तरह के कोई भी महान कार्य के लिए या किसी भी अच्छे कार्य के लिए उसने जो कुछ भी सहन किया है, जो कुछ भी उसने अपनी इच्छाओं को त्याग दिया है, अपनी कई आवश्यकताओं का त्याग किया है, तो ऐसे व्यक्ति को किसी न किसी तरह की मन की पीड़ा, शरीर की पीड़ा, इन सब का भोग बनना होगा। क्योंकि इतना तो हमारा मनोविज्ञान भी कहता है कि अगर कोई व्यक्ति निरंतर किसी एक तरह की दबाव में है, किसी एक तरह के तनाव में है, तो वो उसका जो कोई बैड इफ़ेक्ट है, वो शरीर पर आता ही आता है। राहु से जो नेगेटिव इफ़ेक्ट इंसान को मिलते हैं, जिसकी वजह से उसके स्वभाव के अंदर जो विचित्रताएँ पैदा होती है, उनसे बचने का मार्ग है कि उन बैड हैबिट्स को बदल करके, अपने मन में एक बदलाव पैदा करके व्यक्ति समाज के लिए, परिवार के लिए, अपने आप को विशेष बनाने के लिए, अपने आप को महान साबित करने के लिए एक समर्पित प्रयास करें। अब हम बात करते हैं कि राहु के उपाय के लिए। तो राहु का जो उपाय है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमको एक ही बात ध्यान में रखनी है। एक ऐड आती थी, ये दिल माँगे मोर। तो राहु का जो भी कोई दुष्प्रभाव है, अथवा तो राहु के कारण जो जिस तरह की भी कोई हलचल पैदा होती है, उसके पीछे विशेष कारण एक जो है वो यही होता है कि मैं विशेष, मुझे कुछ चाहिए विशेष, मुझे कुछ करना है विशेष, मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए, मुझे कुछ ज़्यादा चाहिए, मुझे कुछ ज़्यादा करना है, मुझे कुछ ज़्यादा समझा जाए। बस इन चीज़ों से उसको बचने की ज़रूरत है। 4th हाउस में राहु हो, तो ऐसे व्यक्ति का देखा गया है कि लगभग 35 साल की उम्र के बाद उसको उसका जो डाइजेस्टिव
सिस्टम है उसके अंदर कुछ न कुछ समस्याएँ उसकी पैदा होती है। क्योंकि कहते हैं कि हमारी अगर मानसिक अस्वस्थता है, अगर किसी तरह की या किसी तरह के हम दबाव में हैं, तो उसका इफ़ेक्ट हमारे पाचन क्रिया पर भी आता है। तो राहु का जो एक उपाय ये भी है कि हम अपने आप को जो ज़्यादा का जो भी कोई हमारा विकल्प होता है, उन चीज़ों से हम अपने आप को बचाएँ। दूसरा ये कि 4th हाउस में राहु हो, तो ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि 54 साल की उम्र के बाद में व्यक्ति के हेल्थ इश्यू कुछ बढ़ते हैं। जो भी यंग हैं, जिनकी भी कुंडली में 4th हाउस में राहु है, तो उनको अभी से इस बात को मेंटेन करना चाहिए कि हमको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, हमको अपने खाने-पीने का विशेष ध्यान रखना है। अपने शौक-मौज से ज़्यादा हमको अपने अपने मन को नियंत्रित करने में अपना ध्यान देना है और हमको अपनी आदतों को, अपने शौक को नियंत्रित करना है। तो ये जो चीज़ें हैं, इन बातों का ध्यान रखेंगे तो ये हमारा एक तरह का उपाय ही है। राहु जब पॉज़िटिव होता है, तो वो हमारे अपने आप के लिए थोड़ा कष्टकारी ज़रूर हो जाता है। लेकिन ऐसा होता है कि उसमें हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। समाज में ऐसे व्यक्ति को एक सिंबल की तरह देखा जाता है। लोग बताएँगे कि देखो वो भी एक व्यक्ति है, कितना अच्छी तरह से जी रहा है। उसके पास में कुछ भी नहीं है या कुछ बहुत ज़्यादा वो मतलब कि संपन्न नहीं है, लेकिन व्यक्ति बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअल है, ज्ञानी व्यक्ति है। तो ये जो है पॉज़िटिव राहु का ही प्रमाण है। और जब राहु नेगेटिव फ़ेज़ में होता है, तो ऐसे व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है। वो किसी न किसी तरह के क्राइम में, कानूनी शिकंजों में वो फँसता है जा कर के। 35 की उम्र के बाद कई बार जिनका भी राहु नेगेटिव फ़ेज़ में है 4th हाउस में, तो ऐसे व्यक्ति किसी न किसी तरह की कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रहे होते हैं। किसी न किसी तरह की परेशानियों से जूझ रहे होते हैं, शत्रुओं से लड़ रहे होते हैं और किसी न किसी तरह की कई बड़े-बड़े आघातों को उनको सहने की बारी आती है। तो अपने आप पे किस तरह से नियंत्रण करना है, इसका भी रास्ता मैंने बताया है। तो 4th हाउस में जो राहु है, उससे ज़रा भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। 4th हाउस का राहु वाला व्यक्ति अपने आप को धार्मिकता से जोड़े, आध्यात्मिकता से जोड़े, मानव सेवा, मानवतावादी जो उसके विचार हैं, उनको वो और बल दे। उससे उसे बहुत विशेष लाभ मिलेगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको राहु का चतुर्थ भाव में जो परिचय हमने आज दिया है, ये आपको विशेष पसंद आएगा। आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।